हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग अपनी जो सीटेट की क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो जुलाई में सीटेट होना था उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस किए, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ा, लेकिन चूँकि जुलाई में सीटेट हुआ नहीं तो फिर बीच में हमने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन अब आज देखिए, आज है हमारा 17 सितंबर, ठीक है। और 17 सितंबर को आप देखिए तो 2024 में जो सीटेट हुआ था दिसंबर में, उसका नोटिफिकेशन 17 सितंबर को आ गया था। अब ठीक है, आज इस बार 17 को नहीं आया तो मे बी 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जल्द ही आपको दिसंबर वाला जो सीटेट होना है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और दिसंबर में पेपर भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो अगर अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो फिर समझ लीजिए हम लोग गलत कर रहे हैं। फिर ये गलतियाँ बाद में रोने के अलावा कुछ देंगी नहीं हाथ में। तो इन्हीं सब बातों को नज़र में रखते हुए हम लोग अपनी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो अब स्टार्ट करेंगे आज से ही। आपको इस चैनल पे क्या पढ़ने को मिलेगा, हम मतलब यहाँ पे क्या कुछ प्रैक्टिसेस करवाएंगे, ये सारी बातें आज चूँकि पहली वीडियो है तो हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको सीटेट में जो पहला टॉपिक है, यानी कि जो सीडीपी है, यानी कि बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो इसके आपको कम से कम मतलब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिखें तो आप उनको सॉल्व करने की स्थिति में रहें, ठीक है। तो हम लोग इसकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे 1 to 5th क्लास के लिए जो ईवीएस होता है ना, उसका भी कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। पूरी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो भी दिया हुआ है वो कंप्लीट कराएंगे। उसमें जो मतलब कि मतलब एजुकेशन वाला सेक्शन आता है, शिक्षण शास्त्र वाला, वो भी कंप्लीट कराएंगे, मतलब उसके प्रैक्टिसेस कराएंगे। और इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के लिए जो जूनियर का सीटेट होता है, जूनियर के सीटेट में हम आपको पूरा कंप्लीट एसएसटी वाला पोर्शन कराएंगे। हमने हालांकि एक बार उसका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है ऑलरेडी, लेकिन चूंकि नया सिरे से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्लास 6 to 8 का जो सीटेट में एसएसटी वाला सेक्शन होता है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी से हम क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी से पहले तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, ठीक है। एक एक चैप्टर के हम लोग पहले एमसीक्यू देख लेंगे। उसके बाद जब एग्ज़ाम एकदम 1 महीने के आसपास रह जाएगा तो हम लोग बहुत ही स्पीड में जो बुक है ना वो पूरी की पूरी रीड कर लेंगे। हम उसकी मैराथन्स दे देंगे, तो आप उसका मतलब कि मैराथन का मतलब है हम उसको पूरा कंप्लीट करके एक ही क्लास में पूरे के पूरे, जैसे क्लास 6 की एक वीडियो लाएंगे और उसमें सारे चैप्टर्स कवर, एक सब्जेक्ट की केवल एक वीडियो, ठीक है। तो ये तो हमारी रणनीति रहने वाली है क्लास 6 to 8 के लिए जो एसएसटी वाला सेक्शन है वो। बाकी ये जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, ये आप चाहे 1 to 5th का पेपर दे रहे हों, चाहे 6 to 8 का पेपर दे रहे हों, लगभग एक ही जैसी सीडीपी आपसे पूछी जाती है, 30 मार्क्स की आती है और आप इसमें आराम से केवल प्रैक्टिस करके ही 26 से 27 जो मार्क्स हैं वो ला सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद ही लाए हुए हैं। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, केवल और केवल प्रैक्टिसेस किए थे, प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और साथ में जो हमारी कई सारी टेस्ट सीरीज आ जाती हैं कि आप ये वाला प्रैक्टिस सेट ले लो, वो वाला प्रैक्टिस सेट ले लो, तो उसमें हमने जो है एक प्रैक्टिस सेट लिया हुआ था, उससे मतलब पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और हम आपको किसी दिन अपनी मार्कशीट में दिखाएंगे, 27 नंबर मिले हुए हैं हमको सीडीपी में, ठीक है। तो हमने दो बार जो है मतलब सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो उस हिसाब से अपने उन अनुभवों के हिसाब से हम यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराएंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होना है। अब मे भी आपके मन में आ सकता है बहुत सारे लोग नहीं हैं, सब्सक्राइबर्स उतने नहीं हैं, तो भाई हर कोई ना स्टार्ट से ही शुरू मतलब स्टार्ट करता है, जब स्टार्ट करता है तो उसके पास कोई नहीं रहता, धीरे धीरे ही लोग जुड़ते हैं। तो जब आप हमारे साथ रेगुलर देखेंगे 2-4 क्लास तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ काम की चीज़ें हैं, तो आप स्वयं ही जुड़ जाएंगे। चलिए, तो ये तो बैकग्राउंड रहा। बैकग्राउंड मतलब कुछ तो बताना ही चाहिए, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है यहाँ पे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे और ये है हमारा आज प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो हम आपको प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, ये जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है ना,
उससे कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूथ कंपटीशन की बुक से हम ये प्रैक्टिसेस कराएंगे, सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हमने वहीं से लिया हुआ है। चलिए देखिए, आपको निर्देश दे दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब सीटेट के एग्ज़ाम में ना यही चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपको जितने ऑप्शन दिए रहेंगे ना सब नज़दीकी रूप से सही रहेंगे। आपको उसमें जो परफेक्ट है उसको चूज़ करना है, अर्थात सबसे ज़्यादा अच्छा जो उत्तर है वो आपको चयन करना है, ठीक है। यानी कि रसगुल्ले ही सब हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला रसगुल्ला है ना वो चूज़ करना। मतलब ऐसा आपको कोई रिजल्ट, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि एकदम सरसर वो ना हो, नहीं। आपको लगेगा कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे सही कौन सा है वो हमें टिक करना होता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 जो है इसका मार्क्स मिलेगा, और इसके साथ साथ कोई माइनस मार्किंग वगैरह नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्राइमरी लेवल पे कोई टीचर है, उनके अंदर वो कौन सी योग्यता है जो मानी जाएगी कि ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उन टीचर की, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है। पहला है कि धैर्य और दृढ़ता, दूसरा शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। ये तो वैसे ही मतलब कि गलत हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा साहित्यिक लैंग्वेज अगर बच्चों के सामने यूज़ करेंगे तो बच्चों के सर के पार जाएगा, ठीक है, फिर उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आना है। पढ़ाने की उत्सुकता, भैया उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, पढ़ाना मतलब अच्छी बात है कि आपको पढ़ाने वाली फीलिंग आती है, लेकिन हमेशा उत्सुक नहीं रहना कि एनी टाइम बस क्लास में पहुंचे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में आप कितने भी दक्ष हों, अगर आपके अंदर धीरज नहीं है ना तो आप बच्चों को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। पता चला बच्चे ने थोड़ा सा सूसा कुछ किया और आपने उसको खींच के एक तब मतलब जमा दिया, तो इस तरह से फिर आप बच्चों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई प्राइमरी का टीचर बनने वाला है, कोई भी व्यक्ति जैसे आप ही हैं प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर ये वाली क्वालिटी लाइए, ठीक है। आप में धीरज होना चाहिए, आप अपने किसी भी टॉपिक के प्रति एकदम दृढ़ संकल्प हो, यानी कि दृढ़ हो, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है धैर्य और दृढ़ता, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसकी व्याख्या। तो प्राथमिक स्तर पर कोई भी टीचर हो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो क्या है, धैर्य यानी कि धीरज, पेशेंस और दृढ़ता, ठीक है। जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा को सहजता से उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, तो अगर आप में धीरज नहीं है ना तो आप उनको झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सीटेट की तो आदत ही होती है ना बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस पूछने की, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। कोई बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे कि वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और एग्जाम में फिर उस टाइप का क्वेश्चन मिले ही ना, फिर आप यहाँ के गाली दें कि पता नहीं क्या पढ़ाया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, इसको यहाँ नीचे करें, कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसकी बात हो रही है। कह रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप बैठकर अपने अपने पाठ पढ़ते हैं, कुछ लोग दूसरों के साथ जो है साझा नहीं होना चाहते, खुद से ही अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं। आगे देखिए, एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता, मतलब एक पेरेंट्स हैं जिनको इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो पसंद नहीं आ रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए या इस स्थिति से निपटने का कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। यानी कि सबसे बेहतर तरीका आपको बताना है, क्योंकि इसमें जो तरीके दिए हैं सब एक ठीक तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है वो आपको बताना है। पहला देखिए कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, मतलब सेक्शन ही चेंज कर दें, जहाँ पे इस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं उस वाले सेक्शन में हमारे बच्चे को ना रखा जाए। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षण के समय या शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये बात एकदम सही हो जाएगी। अगर किसी पेरेंट्स को, किसी गार्जियन को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं कि बच्चे इस तरह से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ अपना अलग ही पढ़ रहे हैं, तो फिर जो अभिभावक हैं उनको चाहिए कि
जो टीचर कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास बना के रखें। टीचर अगर कुछ कर रहे हैं बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, किसी तरह का नवाचार कर रहे हैं, तो ज़रूर उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, यूं ही तो ऐसे ही तो कर नहीं रहे होंगे। तो अध्यापक के ऊपर विश्वास बना के रखें और आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपको जो भी लग रहा है कि आप जिस बात से वरी हो रहे हैं, वो आप डिस्कस कीजिए उस टीचर के साथ, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि जिसको मतलब जिससे आपको परेशानी है, यदि आप उसके साथ डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपकी परेशानी का कभी भी समाधान नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरों से शिकायत करने से परेशानियों का कभी हल नहीं निकलता है, उससे केवल और केवल जो गलत फहमियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ है कि टीचर के ऊपर आप विश्वास बना के रखिए, और आपको अगर लग रहा है कि आपके मन में किसी भी तरह का संशय है कि पता नहीं इससे हमारे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए फिर आप टीचर से जो है डिस्कशन करिए, ठीक है। तो बी वाला जो विकल्प है वो एकदम ठीक हो जाएगा, बाकी और सब गलत है। तो इसका जो है हम लोग व्याख्या अच्छे से देख लेंगे कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं यानी कि ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चुपचाप अपना ही पढ़ रहे हैं, अपनी ही पुस्तक में मगन हैं, और इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर यदि किसी गार्जियन को परेशानी है या उन्हें ये तरीका ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले उन्हें जो टीचर हैं उनसे बात करनी चाहिए और टीचर पर विश्वास बना के रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो जीन पियाजे की थियरी से रिलेटेड है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सब की थियरियाँ बहुत पूछी जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी कि तार्किक लॉजिकली जब बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 अवस्थाओं को इन्होंने दिया हुआ है जीन पियाजे ने, उसी में से एक अवस्था आपको बतानी है कि बच्चा कब लॉजिकली जो है सोचना स्टार्ट करता है। ऑप्शन देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा कह रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना स्टार्ट करता है तो वो कौन सी एज होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन जो है वो स्टार्ट कर देता है, और ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इस अवस्था में रखा जाता है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचने लगता है और वस्तुओं को समझने लगता है। मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे, जिनके बारे में इतनी देर से हम बता ही रहे हैं कि पियाजे के द्वारा थियरी दी गई है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे इस अवस्था में 5 प्रमुख जो योग्यताएं हैं उनका डेवलपमेंट करते हैं। पहला, एक तो संरक्षण, दूसरा है संख्याबोध, तीसरा है क्रमानुसार, चौथा है वर्गीकरण, पांचवा है पारस्परिक संबंध की क्षमता, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखना चाहिए, क्या पता पूछ ही लें। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा कह रहे हैं मन का चित्र बनाने से, तीसरा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, चौथा यानी कि बोध या समझ बढ़ाने की टेक्निक से। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि मन का जो मानचित्रण है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी वाला। तो मन का जो मानचित्रण है इसका अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, अतः अर्थ के अनुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा दरअसल मन में बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए। तो अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। क्या कह रहे हैं कि विशेष रूप से जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं ना, उनके सीखने संबंधी जो समस्याएं हैं उसको संबोधित करने का बेहतर तरीका कौन सा है। पहला, कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, तो ये तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। दूसरा, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, तो ये तो हो सकता है। तीसरा, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी ठीक लग रहा है। कह रहे हैं क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, तो ये भी ठीक लग रहा है। तो अब देखिए ये भी ठीक लग रहा है, ये भी, लेकिन हमें क्या करना है कि सबसे बेहतर तरीका, देखिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है वो बताना है। तो इस हिसाब से आप देखिए डी वाला ठीक हो जाएगा कि जो बच्चा है उसकी क्षमता के अनुरूप आप
विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें। ठीक है, वैसा नहीं है कि क्लास मतलब फर्स्ट का बच्चा है आप उसको फिफ्थ क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हैं या फिफ्थ क्लास के बच्चों को जिस तरह से समझाया जाता है उस तरह से समझा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका ठीक उत्तर होगा। तो यहाँ देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि अगर किसी शिक्षार्थी या किसी स्टूडेंट को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कर रहा है। ठीक है, पहला देखिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विद्यालयी जीवन के आरंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा, ये तो उपलब्धि के लक्ष्य ये थोड़ा अजीब सा है। कह रहे हैं परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये तो सरासर गलत है। अच्छे अंक के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और डी क्या है कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, तो क्या ये होगा? नहीं, मेरे ख्याल से इसका ए वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ए वाला होगा भी। अब देखिए, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आंसर देख लेना चाहिए, यही अक्लमंदी होती है। ठीक है, तो पहला वाला ठीक हो जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक शिक्षार्थी के अंदर जो क्षमताएं हैं उनका पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि हर एक, देखिए कहा जाता है कि हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें ना कुछ ऐसी बात होती है जो सबसे अलग होती है। तो हर बच्चे के भीतर जो प्रतिभा ऑलरेडी है, आप उस प्रतिभा को बच्चा उभार सके, उस फील्ड में आगे बढ़ सके, आप उसके लिए अवसर उपलब्ध कराइए। ठीक है, तो यही हमारा काम होता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पियाजे के बारे में फिर से क्वेश्चन बन रहा है। कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं की बात कर रहा है। इसके पहले हमने जो देखा था वो मूर्त संकल्पनाओं, यानी कि जो सामने दिख रहा है उसके बारे में बच्चा सोच विचार कर रहा है। अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जो सामने दिख नहीं रहा है उसके बारे में बच्चा सोच विचार करे, नहीं अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन स्टार्ट कर रहा है। तो किस एज ग्रुप में वो ऐसा करना स्टार्ट करता है, ये आपको बताना है। पहला देखिए कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर, तो हाँ यही वाला हो जाएगा। दूसरा, संवेदीगामक नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक भी नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 12 वर्ष के ऊपर का बच्चा जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इस उम्र का जो बच्चा है ना, जो चीज़ें उसको सामने नहीं दिख रही हैं उसके बारे में भी चिंतन मनन कर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको इसकी व्याख्या में ढंग से बताया गया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 12 साल के ऊपर का जो बच्चा है उसके लिए ये जो है अवस्था होती है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अनंतिम अवस्था है और 11 वर्ष के बाद की ये अवस्था मानी जाती है। मूल रूप से इस अवस्था में जो बच्चा है वो तार्किक चिंतन करने लगता है। ठीक है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में भी विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में, मतलब चीज़ें सामने हैं नहीं, उसकी अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उनकी जो उपयोगिता है और साथ में जो अन्य बिंदु हैं उनके बारे में सोच ले जाता है। ठीक है, और इस उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने विचारों में पक्के हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, अब एक दिन में मतलब 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं। कह रहे हैं सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ऑप्शंस देखिए कि एक तो बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, तो ये व्याख्यान स्पष्टीकरण ये तो वैसे ही बेकार है। तीसरा करें कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और चौथा है कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो बस यही होना चाहिए। सीखना तभी जो है महत्वपूर्ण होगा, सीखने में जो बच्चे हैं वो तभी परिपक्व होंगे जब वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्लास में लाए जाएँ और बच्चे उससे सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा
कि सीखना तभी समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल्स को क्लास में लाए और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी जो है ये वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल्स को हमेशा देखते रहते हैं और समझते सुनते रहते हैं। इस वजह से उनके लिए ना ये वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल्स समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग आपसे पूछ रहे हैं। पहला, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बात तो ठीक है, तो ये तो विशेषता है। दूसरा, सीखना लक्ष्योन्मुखी है, हाँ तो ये बात भी ठीक है। तीसरा कह रहे हैं अनधिगमक भी सीखने की एक प्रक्रिया है, तो हाँ ये भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा कह रहे हैं शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये तो वैसे ही गलत है। और जहाँ पे भी एकमात्र, केवल इस तरह के शब्द यूज़ हो ना तो वो एक्सट्रीम शब्द माने जाते हैं और सामान्यतः इस तरह के जो शब्द हैं वो नकारात्मक सेंस देते हैं। तो इस वजह से एकमात्र, केवल, ये सब जो चीज़ें हैं वो मतलब कि नकारात्मक सेंस में आती हैं, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग माना जाएगा। और वैसे भी आप समझिए कि जो बच्चे हैं क्या वो केवल विद्यालय में सीखते हैं, वो अपने घर परिवार में कुछ नहीं सीखते, अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं सीखते, अपने दोस्तों से कुछ नहीं सीखते, आस पड़ोस से क्या कुछ नहीं सीखते वो, तो ऐसा नहीं है भाई, वो टीवी से भी सीखते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं, अपने जो मतलब कि आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। तो बच्चे तो जहाँ रहते हैं वहीं सीखते रहते हैं, क्या बच्चे हम लोग भी तो जहाँ रहते हैं वहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो एकमात्र स्थान विद्यालय जहाँ अधिगम होता है, ये अपने आप में ही गलत वर्ड है। ठीक है, उत्तर जो है डी हो जाएगा। तो देखिए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो आगे देखिए कि सीखना जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की जो प्रवृत्ति है वो मिलती है, उसके अंदर होती है, तो उसे शिक्षार्थी का शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं। अगर बच्चा सीखने में निपुण है, उसको लगता है कि मतलब वो सीखना चाहता है, तो कुल मिलाकर के कहीं भी रहेगा वहीं सीख लेगा और कोई बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात है। आगे देखिए, कह रहे हैं 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी आंख में प्रॉब्लम है अर्थात उसे देखने में समस्या होती है, इस टाइप के बच्चे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इनके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में करने में सहायता दी जानी चाहिए। तो ये ठीक तो है लेकिन उतना ठीक नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा टिक करने से बचना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से, श्रव्य यानी कि सुनने वाली सीडी के माध्यम से उपलब्ध मतलब उनको जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये ठीक लग रहा है। तीसरा कह रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष व्यवहार करना, ये थोड़ा बच्चों को लगेगा उनको कि अरे इसका मतलब है कि हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की अक्षमता है तभी हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर होता है। और लास्ट है कि ऐसे बच्चों को निचले स्तर के कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए, तो ये थोड़ा अजीब सा है, पहला वाला ही ठीक है के साथ, सॉरी पहला नहीं, ये भी वाला ही कह रहे हैं ना कि जो मतलब कि कोई अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके साथ कक्षा में ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे अन्य बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है, यानी कि सामान्य रूप से उनके साथ भी बिहेवियर हो। और अब चूंकि वो देख नहीं सकते तो उनके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसे किसी श्रव्य साधन का इस्तेमाल करें जिससे उनको समझने में आसानी हो। अगर देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं ना, तो सुना के यानी कि बोल करके आप उन्हें बताइए जिससे वो सुने और समझें चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो सही उत्तर होगा वो बी वाला हो जाएगा कि यदि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए कक्षा में पहली बात तो सामान्य रूप से व्यवहार करिए ताकि उन्हें बिल्कुल भी ना लगे कि वो मतलब कि अलग हैं आप लोगों से, और श्रव्य सीडी के माध्यम से उन्हें हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सकें। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ठीक है, तो कौन सी वो चीज़ है जो बच्चों को मतलब कि आवश्यक नहीं है। पहला करें संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, तीसरा सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता और चौथा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो बी वाला ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सबसे बेहतर तरीके से पूछ रहे हैं आपसे। पहला देखिए कि विद्यालय और कक्षा पर्यावरण,
दूसरा सभागार, अब सभागार से बच्चों का क्या ही मतलब है, घर भी नहीं, खेल का मैदान भी नहीं। बेहतर जो विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक है कि विद्यालय और कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित जो विकास है उसको सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। और क्योंकि विद्यालय और कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहाँ उस विद्यार्थी को ज्ञान के संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका निदान वगैरह किया जाता है। तो इस वजह से ये सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको स्टार्टिंग में डैश डैश दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कौन सा इसमें भरा जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, नहीं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा कि जो विद्यार्थियों के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है ना वो मतलब एजुकेशन लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जब वो एजुकेशन लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है तभी तो वो क्वेश्चंस कर रहा है। अगर उसका मन ही ना लग रहा होता तो वो क्वेश्चंस क्यों करता। आगे देखिए, तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना ये क्या है, तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए जो शक्ति है ना वो प्रदान करने का काम करते हैं। छात्र अपने अधिगम यानी सीखने से संबंधित लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अभिप्रेरित होता है। अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं है किसी चीज़ को पाने की तो फिर आप जो है कोई मतलब नहीं है, फिर आप उसको पा नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं कुल मिलाकर के। कह रहे हैं कि अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में ला करके अधिगम के लिए बच्चों को क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है सीखने के प्रति उत्सुक हो। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। पहला कि वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण की क्षमता रखता हो, तो ये तो बुद्धिमान ही होगा। कह रहे हैं कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। चौथा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो ये जो रटने वाले बच्चे होते हैं ना, ये मतलब कि बहुत बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन, और कह रहे हैं कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है और जो लंबे निबंधों, वैसे तो ये भी होगा कि बहुत ज़्यादा अगर रट्टू होता है तो मतलब कि वो बहुत बुद्धिमान माना जाएगा, नहीं, थोड़ा उसकी मेमोरी अच्छी है। और हालांकि इसमें इन्होंने उत्तर जो है ऑप्शन डी मतलब बी दिया हुआ है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है वो भी बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। तो चूँकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हम लोग यूथ कॉम्पिटिशन से ये वाला जो सेट है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने इसमें उत्तर बी दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ व हैं, ये तो इसका श्रेय किसको जाता है। थोड़ा सा जो है इसमें क्वेश्चन में कुछ इशू है मेरे ख्याल से। होना बच्चे मतलब दुनिया के बारे में अपनी समझ रखते हैं और इसका श्रेय किसका मतलब किसको जाता है, यानी कि इस तरह की जो बात है वो किनके द्वारा दी गई है कि बच्चे जो है ना वो अपनी ही दुनिया के बारे में अपनी खुद की समझ रखते हैं, ये किसका विचार है। ऑप्शन देखिए, पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर अपना थियरी दिया था, दूसरा कोलबर्ग, तीसरा स्किनर, चौथा है पियाजे। तो बस पियाजे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पावलोव, कोलबर्ग, स्किनर, पियाजे, इनकी थियरी आपको पढ़नी पड़ेगी। इनकी थियरी हम आपको बताएंगे भी, क्योंकि इनकी थियरी से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, तो इनकी थियरी हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, एकदम मतलब एग्जाम्पल्स दे दे करके, डेली यूज़ वाले एग्जाम्पल्स, तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ आएगी। और धीरे धीरे चूँकि हम लोग ये सब करते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको ना मतलब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। आज पहला था तो हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ा कम समझ आई हो। खैर आज के लिए इतना ही रखेंगे। टोटल हमने 15 क्वेश्चंस लिए थे, तो आप लोगों ने देखा उसके लिए आप सभी को बिग वाला थैंक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।